हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मनीषा त्रिपाठी। आज की तारीख में इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी है। हम लोग थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बनने के लिए एम कर रहे हैं एंड मोस्ट लाइकली सक्सीड भी करेंगे। वी आर अ राइजिंग प्रॉमिसिंग इकॉनमी एंड अ फोर्स टू बी रेकन विद। आज की तारीख में तो सब इंडिया से दोस्ती करना चाहते हैं। रशिया, यूएसए, यूक्रेन, एवरीबडी इज ट्राइंग टू वू अस। वाजपेयी जी ने कहा था यूएसए एंड इंडिया आर नेचुरल पार्टनर्स। हाल में ही जब व्लादिमीर पुतिन ने एक मैसिव हिस्ट्री रिकॉर्ड की प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में, तब मोदी जी ने व्लादिमीर पुतिन को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहा कि इंडिया और रशिया की जो पार्टनरशिप है दैट इज स्पेशल, प्रिविलेज, टाइम टेस्टेड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। लेकिन क्या ये जो रशिया एंड यूएसए हैं जो आज हमें वू करने पे लगे हुए हैं, इतने हितैषी हैं हमारे? लेट्स स्टार्ट इन 1947 जब इंडिया आजाद हुआ था। हम जब आजाद हुए 1947 में, तब जो दुनिया थी वो दो धड़ों में बटी हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था और वर्ल्ड बिकेम बाइपोलर। एक तरफ कम्युनिस्ट ब्लॉक था, एक तरफ कैपिटलिस्ट ब्लॉक था। कैपिटलिस्ट ब्लॉक वाज लेड बाय यूएसए, उसमें मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज थी। द कम्युनिस्ट ब्लॉक वाज लेड बाय यूएसएसआर, उसमें चाइना, नॉर्थ कोरिया ऐसे देश थे, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज मोस्टली। जब इंडिया आजाद हुआ उसके ये उम्मीद की गई थी कि वो भी इन दोनों में से कोई एक ब्लॉक को चुन के उसमें शामिल हो जाएगा। हमारा पड़ोसी मुल्क बहुत ही फॉर्मली कैपिटलिस्ट ब्लॉक में चला गया। सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो एंड C2 साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ट्रीटीज को साइन करके वो बहुत ही फॉर्मली कैपिटलिस्ट ब्लॉक में एंटर कर गया। लेकिन इंडिया उस समय इतनी मुश्किल से जो इंडिपेंडेंस हमने हासिल की थी, उस समय लोगों को लगा, जो हमारे लीडर्स थे उनको लगा कि इस समय किसी एक ब्लॉक में ज्वाइन करना मीन्स सरेंडरिंग आवर ओपिनियन, सरेंडरिंग आवर हार्ड वन इंडिपेंडेंस। इसलिए वी ऑप्टेड फॉर नॉन अलाइनमेंट एंड ये नैम मूवमेंट, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट दोनों ही धड़ों से शक की दृष्टि से देखा गया। यूएसए को भी ये नॉन अलाइनमेंट पसंद नहीं आया, क्योंकि हम पाकिस्तान की तरह जाके यूएसए में नहीं मिले। एंड सिंस नेहरू जी की लीनिंग्स थोड़ी सोशलिस्ट थी, देन यूएसए वाज वेरी कि शायद हम यूएसएसआर की तरफ टिल्ट कर रहे हैं। एंड यूएसएसआर उस समय जहाँ पे लीडर थे जोसेफ स्टालिन, उनका कहना था कि अगर आप हमारे साथ नहीं, आप हमारे खिलाफ हैं। तो नॉन अलाइनमेंट ट्रीटी को वो भी शक की दृष्टि से देखते थे, क्योंकि वो यूएसएसआर में आप यूएसएसआर के साथ नहीं आए कम्युनिस्ट ब्लॉक में, मतलब आप हमारे खिलाफ ही हैं। एंड सिंस इंडिया ने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप आज़ादी के बाद भी छोड़ी नहीं थी, उनको लगा कि इंडिया, जोसेफ स्टालिन को, कि इंडिया सही मायने में आज़ाद नहीं हुआ है, और अगर खुदा न खास्ता कल को लड़ाई होती है तो हम यूके के साथ लड़ेंगे। ऐसे में शुरुआती हमारे रिलेशनशिप दोनों से ही कुछ खास अच्छे नहीं रहे। जब स्टालिन की डेथ हुई और क्रुश्चेव आए, निकिता क्रुश्चेव, उन्होंने डीस्टालिनाइजेशन करना शुरू किया। मतलब जो पर्सनालिटी कल्ट स्टार्ट किया था स्टालिन ने, उसको खत्म करना शुरू किया। और तब शायद इंडिया के रिलेशनशिप्स यूएसएसआर से थोड़े अच्छे होने शुरू किए। यूएसए तो शुरुआत से ही, सिंस पाकिस्तान उनके कैंप में जाके बैठ गया था, तो यूएसए हमेशा ही पाकिस्तान की तरफ झुका हुआ था। मिलिट्री एड, इकोनॉमिक एड, ये जानते हुए कि इट वाज अ ओपन सीक्रेट जिसे कहते हैं कि पाकिस्तान को जो एड आता है वो इंडिया की तरफ टेररिज्म में जाता है, उसे इंडिया में अनस्टेबिलिटी लाने के लिए यूज किया जाता है। उसके बावजूद अमेरिका वॉज वेरी जनरस विद इट्स एड
to Pakistan. 2023 के कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल रिपोर्ट ऑन पब्लिक डिप्लोमेसी एंड ब्रॉडकास्टिंग बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के हिसाब से पाकिस्तान वॉज द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ यूएस पब्लिक डिप्लोमेसी फंड्स. इतना इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान यूएसए के लिए. कश्मीर जब 1971 का वॉर भी हुआ यहाँ पे तो यूएसए हैड साइडेड विद पाकिस्तान. पाकिस्तान की वैल्यू, स्ट्रेटेजिक वैल्यू भी बहुत है यूएसए के लिए. पाकिस्तान इज कॉल्ड द फ्रंट लाइन फॉर यूएसए इन फ्रंटलाइन स्टेट फॉर यूएसए इन कोल्ड वॉर एंड इवन इन द वॉर ऑफ टेरर. जब अफगानिस्तान में यूएसएसआर ने अटैक किया था एंड बाद में भी जब यूएसए ने इन्वेड किया अफगानिस्तान को, तो यूएसए का जो इन्वॉल्वमेंट अफगानिस्तान में था उस अपना मिशन, अपना गोल अफगानिस्तान में अचीव करने के लिए यूएसए को पाकिस्तान की हेल्प चाहिए थी. इट वाज नोन कि पाकिस्तान की कोऑपरेशन के बिना अफगानिस्तान में यूएसए अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर सकता. न और एक स्टेबलाइज सेंट्रल एशिया के लिए अफगानिस्तान में यूएसए की पकड़ और पाकिस्तान की कोऑपरेशन दोनों बहुत ज़रूरी है. इस लिहाज एंड बाद में जब स्पेशली 9/11 के बाद जो ग्लोबल वॉर ऑन टेरर यूएसए ने लॉन्च किया, उसमें भी पाकिस्तान उसका एक मेजर इंपॉर्टेंट अलाई बन के रहा. ऐसे में पाकिस्तान वाज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान. 1965 के वॉर में, 1971 के वॉर में एक तरीके से टिल्ट यूएसए का पाकिस्तान की तरफ ज़रूर रहा. चाहे वो हम न्यूट्रल हैं कह के चले गए, लेकिन जो अल्टीमेटली पैसा और वेपन्स यूज़ किए पाकिस्तान ने, वो थे तो यूएसए के. हो सकता है वॉर टाइम में यूएसए ने न दिया हो, बाद में आगे पीछे दिया हो, लेकिन यूज़ तो यूएसए के वेपन्स ही होते हैं जितनी बार पाकिस्तान इंडिया से लड़ने आता है. यूएसएसआर भी जो झुकाव इंडिया की तरफ होना शुरू किया, वो तब होना शुरू किया जब यूएसएसआर, फॉर्मर सोवियत यूनियन एंड चाइना के बीच रिफ्ट आने लगा. वो चाइना जो उसका कम्युनिस्ट ब्रदर था, स्टालिन के बाद उससे रिश्ते खट्टे होने लगे चाइना और यूएसएसआर के, क्योंकि निकिता क्रुश्चेव ने जो डीस्टालिनाइजेशन की पॉलिसी शुरू की वो माओ को अच्छी नहीं लगी. क्योंकि डीस्टालिनाइजेशन बेसिकली मेंट पर्सनैलिटी कल्ट को डाइल्यूट करना. जो स्टालिन ने स्टार्ट किया था, द ट्रेंड ऑफ पर्सनैलिटी कल्ट, उसको डाइल्यूट करना. एंड एक माओ वाज अ एडमायरर ऑफ स्टालिन और दूसरे माओ खुद अपने अराउंड एक पर्सनैलिटी कल्ट चालू करना चाह रहे थे, अपनी पर्सनैलिटी कल्ट को शुरू करना चाह रहे थे अपने आसपास, उस जैसे स्टालिन ने शुरू किया था. सो ही डिड नॉट लाइक निकिता क्रुश्चेव्स आइडिया ऑफ डीस्टालिनाइजेशन. पर्सनैलिटी कल्ट को डाइल्यूट करने का आइडिया उनको अच्छा नहीं लगा. सेकेंड, निकिता क्रुश्चेव ने कहा कि यस, कम्युनिज्म इज डेफिनेटली द बेटर आइडियोलॉजी, लेकिन वेस्ट ये कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म में परपेचुअली दुश्मनी रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है. वी कैन लिव इन पीसफुल कोएग्जिस्टेंस. इसको माओ ने कॉवर्डिस का नाम दिया. तो जब साइनो सोवियत यूएसएसआर रिलेशनशिप खट्टे होने लगे, तब यूएसएसआर को एक नए अलाई की जरूरत थी जो उसको दिखा इंडिया के रूप में. 1971 की जो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, 1971 इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइंड ऑन 9 अगस्त 1971 प्रूव टू बी अ विन-विन बोथ फॉर इंडिया एंड यूएसएसआर. यूएसएसआर जो एक नया अलाई ढूंढ रहा था उसे इंडिया के रूप में मिल गया. एंड इंडिया, जिसको मालूम था कि 1971 के वॉर में जिसमें बांग्लादेश को लिबरेट कराया इंडिया ने, उसमें यूएसए अमेरिका वाज साइडिंग विद पाकिस्तान. ऐसे में इंडिया को भी एक अलाई मिल गया. यूएसएसआर ने हमेशा, जब वो यूएसएसआर का ब्रेकअप भी हो गया, तब भी रशिया जो निकल के आया उसने हमेशा इंडिया का साथ दिया. इवन इन यूएन कश्मीर इशू पे जब भी कोई मुद्दा पाकिस्तान उठाता था तो उसको वीटो कर देता था रशिया. ऐसे में यस, रशिया वाज अ मोर ट्रस्टवर्दी रिलायबल पार्टनर एज कंपेयर टू यूएसए.
आज की तारीख में एक, इंडिया बहुत पावरफुल है, दो वी फेस मेजर कॉमन एनिमी। आज की तारीख में वी फेस अ कॉमन एनिमी नेम्ड चाइना। इसलिए यूएसए को इंडिया की जरूरत है, क्योंकि उसको मालूम है चाइना को काउंटर करने के लिए एशिया में इंडिया ही है। इसलिए कभी कभार प्यार जाग जाता है, जैसे कि हाल में ही जब चाइनीज ऑफिशियल्स ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब अरुणाचल प्रदेश गए थे, तो चाइना ने ऑब्जेक्शन उठाया था कि वहां पे वो क्यों गए। तब यूएसए की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि अरुणाचल प्रदेश इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन अभी भी जहां मौका मिलता है वो हमें ह्यूमन राइट्स के पार्ट पढ़ाते हैं। हाल फिलहाल ही वहाँ के जो यूएस एम्बेसडर हैं, इंडिया में जो यूएस के एम्बेसडर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि कोई भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एम्प्लॉय यूएस के नेशनल्स को असैसिनेट नहीं कर सकता। दैट इज क्रॉसिंग अ रेड लाइन। वो रेड लाइन तब कहाँ थी जब यूएसए ने घुस के ओसामा बिन लादेन को मारा था पाकिस्तान में। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उनकी रेड लाइन बनती बिगड़ती रहती है। वो उनके लिए कोई रेड लाइन नहीं। वो बायोलॉजिकल वेपन्स के नाम पे सदाम हुसैन की कंट्री में घुस के उसको मार सकते हैं, अफगानिस्तान को इन्वेड कर सकते हैं, पाकिस्तान में घुस के ओसामा बिन लादेन को मार सकते हैं। लेकिन वो आतंकी पन्नू जो ओपनली इंडिया की सॉवरेनिटी को थ्रेटन करता है, उसको कुछ नहीं कहा जाना चाहिए। ही शुड बी सेफ एंड सिक्योर बिकॉज दैट इज क्रॉसिंग अ रेड लाइन। आज भी रह रहे कि ह्यूमन राइट्स की याद तो उसे इंडिया में आई जाती है, वो उस यूएसए को जहां पे ब्लैक लाइव्स मैटर जैसे कैंपेन चलते हैं, जहां पे ओपनली एक पुलिस वाला एक इंडियन वुमेन की डेथ पे हंसता है, पकड़ा गया ऑन कैमरा कि ये इसकी तो लिमिटेड वैल्यू थी, 26 साल की थी। एंड जो पुलिस वाले ने टक्कर मारी थी जहांगीर को, ही कुड नॉट बी कन्विक्टेड। आज की तारीख में इंडिया पावरफुल है एंड चाइना एक कॉमन एनिमी है, तो यूएसए अपना उल्लू साध रहा है, ग्राइंडिंग इट्स ओन एक्स, अपना उल्लू साध रहा है, अपने मतलब की रोटियां सेक रहा है। जहां बात रही यूएसएसआर की, आज की तारीख में रशिया, देयर इज नो डाउट रशिया हैज प्रूवन टू बी अ मोर रिलायबल पार्टनर देन यूएसए। लेकिन पुतिन ने इंडिया की तरफ कोई इंडिया के लिए कोई सेंटिमेंटल वैल्यू अटैच करते हैं। यहां जब पुतिन ने एक बार स्टेटमेंट दिया था कि वो एक्सेप्ट करते हैं चाइना का क्लेम ताइवान पे, ऐसा कोई स्टेटमेंट उन्होंने कभी कश्मीर पे नहीं दिया है कि वो कश्मीर इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड वो एक्सेप्ट करते हैं इंडियन क्लेम ऑन पीओके। इनफैक्ट जब चाइना ने हमेशा ही चाइना अरुणाचल प्रदेश पे क्लेम करता रहता है, हर बार उनकी बोगस लॉबी चालू ही रहती है। लेकिन रशिया कभी व्लादिमीर पुतिन रशिया कभी मुझे कंडेम करते नहीं दिखते चाइना को, क्योंकि अब चाइना रशिया बुनहोमी वापस बढ़ रही है, वो वापस बहुत फ्रेंडली कंट्री हो रहे हैं। एंड इसलिए अभी अरुणाचल प्रदेश पे जो हंगामा किया था चाइनीज ऑफिशियल्स ने, यूएसए ने एक बार को बोल दिया कि नहीं ये अरुणाचल प्रदेश इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, बट रशिया गिव नो स्टेटमेंट ऑन इट। एंड कभी भी चाइना जब बोलता है इंडिया के लिए कि ये अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, बार बार लिस्ट निकालता है स्टेट्स की, जो इंडियन स्टेट्स हैं उनके मंडारिन नेम्स निकालता है बहुत बारी। अभी रिसेंटली भी एक लिस्ट निकाली है कि जो अरुणाचल प्रदेश में है, जिसको चाइना अपना हिस्सा मानता है कि ये चाइना का हिस्सा है, उनके मंडारिन नेम निकाले हैं, मंडारिन नाम निकाले हैं। ऐसी हरकतें चाइना करता रहता है एंड रशिया उन पे चुप रहता है। हाल में ही ये रिपोर्ट भी आई थी कि धोखाधड़ी से इंडिया के यूथ को वो लोग बॉर्डर पे ले जाके रशिया का वॉर लड़वा रहे हैं, रशिया की तरफ से वॉर लड़वा रहे हैं यूक्रेन के साथ, जो रशिया लड़ रहा है वॉर, उसमें धोखाधड़ी से इंडियंस भी रिक्रूट किए जा रहे हैं। इसलिए द ग्रोइंग बोनहोमी बिटवीन रशिया एंड चाइना एंड द लैक ऑफ एन इमोशनल अटैचमेंट ऑन पार्ट ऑफ पुतिन टुवर्ड्स इंडिया, क्योंकि
पुतिन का जो रिलेशनशिप है इंडिया के साथ, इट लुक्स मोस्टली ट्रांजैक्शनल। जब तक मेरा काम बन रहा है इंडिया अच्छा है। सो इस समय फैक्ट ये है कि इंडिया बहुत ही पावरफुल पोजीशन में है, इसलिए दोनों वो करने की कोशिश कर रहे हैं। वरना यूएसए को भी अच्छा नहीं लग रहा दैट वी आर बिकमिंग अ फोर्स टू बी रेकन विद। हम लोग कंधे से एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने लायक हो गई है। रशिया भी अपना काम बन रहा है, अपना उल्लू सीधा हो रहा है, तो ठीक है इंडिया। वरना चाइना, अगर चाइना कल के साथ इंडिया और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, व्हाट विल बी रशिया स्टैंड? क्योंकि रशिया आज की तारीख में चाइना एंड रशिया में भी बहुत गहरी दोस्ती है। इसलिए कहते हैं ना वो, इन पॉलिटिक्स देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट फोज, जस्ट परमानेंट इंटरेस्ट। इंडिया शुड ऑल्सो गार्ड इट्स इंटरेस्ट और किसी पे भरोसा ना करे, इवन रशिया पे, कि ये तकलीफ में काम आएंगे। जब 1962 का वॉर हुआ था चाइना के साथ, रशिया उसमें न्यूट्रल था, तो एट बेस्ट ये न्यूट्रलिटी लेके बैठ जाएंगे। लेकिन हमें ये करना है कि अपनी इकोनॉमी को इतना स्ट्रांग कर लें कि ये दोनों पावर्स झक मार के इंडिया का साथ दें। क्योंकि द मोमेंट इन लोगों को लगेगा कि इंडिया कमजोर हो रहा है, ये लोग दबाने की कोशिश करेंगे। दिस इज व्हाट दे डू, दिस इज व्हाट दे हैव डन। तो बेस्ट इज हम लोग अपना पावर इकोनॉमिकली और मिलिटरीली इतना बढ़ा लें कि ये लोग हमें आंख ना दिखा पाए। व्हेन वी सेफगार्ड आवर इंटरेस्ट, तभी हम लोगों की सुनी जाएगी इंटरनेशनल एरिना में, और तभी ये सारे सुपर पावर्स जो आज इंडिया के गाना गा रहे हैं वो गाते रहेंगे। द मोमेंट वी बिकम वीक, ये इन लोगों के भी सुर बदल जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहे मेरे चैनल कॉन्वर्सेशन के साथ। इस वीडियो पे अपनी राय जरूर दें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट टाइम।